हेलो दोस्तों। अब आप बड़े भाई साहब की कहानी का आगे का भाग सुनिए। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों की उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो उसे हिमाकत करता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पे संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। यह है उल्टी ही बात है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने का उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर वह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना ही रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर मैं पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणन तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कान कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर
कनकौवे उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंगा टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या का समय था। हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था और आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झड़ारदार बांस लिए उनका स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्रम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा हो नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिड लालचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वां जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जाहिल हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुममें जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLD क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो और किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्चा कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए
मेरे देखते तुम बेराह चलने पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति में नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बहरा चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे है ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।